ओके, वेलकम टू एग्जामिज्म। और आज हम जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आनुवंशिकी। और ये इम्पॉर्टेंट होगा, सारे वन लाइनर्स होंगे और टोटल लगभग 75 क्वेश्चंस होंगे, सारे वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। और ये जो भी हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको टीआरई के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और बिहार सीजीएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 12th लेवल जो बीएसएससी कंडक्ट करा रही है उस सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट कॉल्ड? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो इसको हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कॉल्ड? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण को की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह है जेनेटिक्स। ओके, हेरिडिटी और जेनेटिक्स में फ़र्क है। हेरिडिटी है, समझो ये डिसेंडेंसी है, इस जनरेशन से इस जनरेशन या किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव एक के बाद एक जनरेशन को आती है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। लेकिन इस पूरे में एक कॉमन जीन फ्लो कर रहा है, लाइक हेयर ब्लैक होंगे तो उनको क्या कहेंगे? जेनेटिक होगा। तो जेनेटिक क्या होता है? ये जेनेटिक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, तब जाके जेनेटिक बनता है। अदरवाइज एक से दूसरे में आता है तो हेरिडिटरी होती है वो। इसलिए हम कह सकते हैं जेनेटिक्स जो है वो बड़ा टर्म है हेरिडिटी से। Who first coined the name genetics and in what year? जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी नाम सबसे पहले किसने और किस वर्ष में दिया? तो ये दिया था डब्ल्यू वॉटसन ने 1905। 1905 क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसे कनेक्ट रखना। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तब, बंगाल का विभाजन। Who first used the name जीन and in what year? जीन नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने और किस वर्ष में किया? तो इसका यूज़ किया था जोहानस ने 1909। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है ग्रेगर जोहान मेंडल। ऑन विच प्लांट डिड ग्रेगर मेंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट्स? तो आपको पता होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, पी प्लांट था ये। ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो इसे किए थे गार्डन पी प्लांट पे, उद्यान मटर का पौधा। व्हाट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर प्लांट्स हैविंग अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर अ सिंगल ट्रेट कॉल्ड? एक लक्षण के लिए एक विपरीत विशेषता वाले दो शुद्ध पौधों के बीच क्रॉस को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर क्रॉस। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फ्रॉम अ सिंगल ट्रेट। ये सिंगल ट्रेट है इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। तो वो ट्रेट क्या होगा? जैसे मान लो हाइट है, तो हाइट में ये ट्रेट होगी, यानी कि ऊंचाई या लंबाई। तो इसमें वो टॉल या शॉर्ट हो सकते हैं, और दूसरा भी टॉल या शॉर्ट हो सकता है। तो अगर ये टॉल ये शॉर्ट या ये शॉर्ट ये टॉल हो तो क्या बोलेंगे इसको? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। लेकिन ट्रेट सेम है। ट्रेट इसलिए सेम है क्योंकि सब में हाइट की बात की गई है दोनों की। लेकिन अगर दोनों टॉल ही रहेंगे या शॉर्ट ही रहेंगे तब भी ट्रेट तो वही है, ऊंचाई की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है, लेकिन ट्रेट यहाँ पे कंट्रास्टिंग नहीं हो जाएगा, फिर सेम ट्रेट हो जाएगा टॉल के अंदर ही। और वहीं पे अगर मान लो एक तरफ हाइट और दूसरी तरफ कलर यानी रंग ले लेते हैं, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि ये जो है फिर ट्रेट सिंगल नहीं रहेंगे, ड्यूअल ट्रेट हो जाएंगे। किसी की हाइट और किसी की कलर की बात हो रही है। इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट वाज द F1 जनरेशंस जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? मेंडल के एकल संकर क्रॉस में F1 पीढ़ी का आनुवांशिक संगठन और प्रकटन क्या था? तो जीनोटाइप
ये टीटी के फॉर्म में डिनोट किया गया था। और फिनोटाइप ऑल वर टॉल, सारे टॉल थे। आनुवंशिक संगठन टीटी और प्रकटन सभी लंबे पौधे थे। इसके रेशियो भी हैं, आप बुक में देखें, एक बार याद कर लेना, टेबल दिया हुआ है, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी। नॉर्मली जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं उसके मैं आपको बता देता हूँ रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसकी रेशियो है 2:1 है, और ये किसके लिए है? फिनोटाइप के लिए। और जीनोटाइप के लिए क्या है? 1:2:1। ये है जीनोटाइप की रेशियो। और ये किसके लिए है? मोनोहाइब्रिड के लिए है। What is the phenotype ratio in the F2 generation of a monohybrid cross? एकल संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में प्रकटन अनुपात क्या है? तो यह है 3:1। What is genotypic ratio in the F2 generation of a monohybrid cross? एकल संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में आनुवंशिक संगठन अनुपात क्या है? तो यह है 1:2:1, जैसा कि मैंने आपको बताया था। What is डाइहाइब्रिड क्रॉस? डाइहाइब्रिड या द्विसंकर क्रॉस क्या है? A cross between two pure plants having two pairs of contrasting characters. दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच एक क्रॉस को क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं या द्विसंकर क्रॉस। In the example of a dihybrid cross, what is the phenotype of the F1 generation from parents with round yellow seeds and wrinkled green seeds? द्विसंकर क्रॉस के उदाहरण में गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज वाले जनकों से F1 पीढ़ी की प्रकटन क्या है? All are round and yellow seed, सभी गोल और पीले बीज वाले होते हैं। What is the phenotypic ratio of the F2 generation in a dihybrid cross? द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में प्रकटन अनुपात क्या है? यह है 9:3:1। 9:3:3:1। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो इसमें क्या होंगे? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होंगे। तो इसके फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं? 3:1। और जीनोटिपिक क्या होंगे? 1:2:1। ओके, अब आते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। इसके F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होंगे। फिर से इसके जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो होंगे सबसे पहले 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होंगे? इसके होंगे 1:2:1:4:2:1:2:1। तो इसको याद करने का तरीका होगा, ये सारे तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इसको याद करने के लिए सिमेट्री आप देख लेना। कुछ 1:1 को साइड कर देना, 2:1 बीच में 24 कर देना, ऐसे करके याद हो जाएगा। या फिर 121 कर लेना, 121 बीच में 242। देखो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस? द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में आनुवंशिक संगठन का अनुपात क्या है? तो यह है 1:2:1, 2:4, 2:1, 2:1। According to Mendel's law of paired units, what is a factor that is able to express itself called? मेंडल की युग्मित कारक के नियम के अनुसार जो कारक स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, उसे कहते हैं प्रभावी इकाई कारक। According to Mendel's law of paired units, what is a factor that fails to express itself called? मेंडल की युग्मित कारक के नियम के अनुसार
जो कारक स्वयं को व्यक्त करने में विफल रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिसेसिव यूनिट फैक्टर, यानी कि अप्रभावी इकाई कारक। ओके, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट था, फिर वो डिबंक हो गया, ऐसा नहीं होता है, तो वो टूट गया, आगे वो पढ़ेंगे आप। व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट रिगार्डिंग द F1 जनरेशन? प्रभाविता का नियम F1 पीढ़ी के संबंध में क्या कहता है? ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली शो डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन द F1 जनरेशन। संकर नस्ल के जनक की संतान F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दर्शाती है। ये किसका है? लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके अंडर है? तो आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट्स के अंडर है, और ये किसने दिया है? मेंडल ने दिया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन विच जनरेशन आर कैरेक्टर्स गवर्नड बाय ए जीन सेपरेटेड। विसंयोजन के नियम के अनुसार किस पीढ़ी में एक जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण अलग हो जाते हैं? तो ये F2 जनरेशन में अलग होते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? ड्यूरिंग अ डाइहाइब्रिड क्रॉस कैरेक्टर पेयर्स सेग्रीगेट सेपरेटली इन द F2 जनरेशन विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। द्विसंकर क्रॉस के दौरान लक्षण युग्म F2 पीढ़ी में दूसरों पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से विसंयोजित हो जाते हैं। What phenomenon, which is an exception to Mendel's law, occurs when two different genes on the same chromosome express themselves together? कौन सी घटना जो मेंडल के नियम का अपवाद है तब होती है जब एक ही गुणसूत्र पर दो अलग अलग जीन एक साथ खुद को व्यक्त करते हैं? तो ये है लिंकेज, सहलग्नता। वरना क्या लिंक लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट्स में क्या कहा था न्यूटन ने कि दोनों में से कोई एक होंगे, और जो होंगे उसको डोमिनेंट कहेंगे, एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो हो जाएगा उसको डोमिनेंट कहेंगे, और जो नहीं होगा उसको रिसेसिव कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया है कि टॉलनेस यानी कि लंबाई जो है वो क्या होगा? डोमिनेंट है किस पे? शॉर्टनेस पे। तो F1 जनरेशन में क्या होगा? उनके अकॉर्डिंग, मेंडल के अकॉर्डिंग जो लंबाई है सिर्फ वही एक्सप्रेस होगी, शॉर्टनेस नहीं होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। Who first coined the word linkage and in what year? सहलग्नता शब्द सबसे पहले किसने और किस वर्ष में दिया? ये दिया था मॉर्गन इन 1910, मॉर्गन 1910 में। What is a sudden change in a gene that is heritable from a generation to another called? एक जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होता है? इसे कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ओके, आगे एक टर्म आएगा वेरिएशन। तो म्यूटेशन और वेरिएशन सेम नहीं है, अलग अलग हैं, ये पढ़ेंगे। Who first coined the term mutation? उत्परिवर्तन शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया था ह्यूगो डुवेरिज ने। What is the phenomenon called when change in characters occurs by the combination of genes in offspring? जब संतति में जीन के पुनर्संयोजन के लक्षणों में परिवर्तन होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं वेरिएशन या विभिन्नता। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन क्या है? ये अचानक होता है, सडन है, और ये जो लॉ है, रूल है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन में अचानक आया हुआ क्या है? चेंज या बदलाव है। लेकिन वेरिएशन क्या है? ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ये अनएक्सपेक्टेड है। ये कभी भी हो सकता है किसी दो जनरेशन में। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन नेचर ने खुद बनाया है
ताकि इससे आसानी हो, वरना सारे लोग एक जैसे दिखेंगे। इसलिए इवन मदर फादर से जो प्रोजनी आती है, मतलब चाइल्ड आता है, उससे क्या होंगे, कुछ हिस्से करेक्टर होंगे, कुछ हिस्से होंगे, ताकि वो पहचाना जा सके, यूनिक हो, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एक ही माँ बाप के अगर मान लो 2 मेल या 2 फीमेल अगर होंगे तो दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे, लेकिन ऐसे इससे बचने के लिए वेरिएशन है। व्हाट इज एनी चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर नोन एज? गुणसूत्र संरचना में किसी भी परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? तो यह है क्रोमोसोमल एबरेशन, गुणसूत्रीय विपतन। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। What is the process of producing an identical organism from a single cell cord? एक ही कोशिका से एक समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह है क्लोनिंग। और क्या था, शीप है ना, एक सबसे पहले शीप बनाई गई थी, डॉली मॉली, ये क्लोनिंग से बनाई गई थी ये शीप, भेड़। What was the name of the world's first clone of an adult animal and which country scientists created it? एक वयस्क जानवर के दुनिया के पहले क्लोन का नाम क्या था और इसे किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया था? तो ये थी शीप डॉली, क्रिएटेड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, भेड़ डॉली। What is the potential ability of a plant cell to grow into a complete plant called? एक पादप कोशिका की एक पूर्ण पौधे में विकसित होने की संभावित क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं टोटीपोटेंसी, यानी पूर्ण शक्तता। अंग्रेजी वाले कैसे याद करेंगे? टोटीपोटेंसी मीन्स ये पूरा ग्रो अप हो गया, एक ट्री हो जाएगी। What is the potential ability of a cell to develop into any kind of a cell of the animal body called? एक कोशिका कि पशु शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की संभावित क्षमता को क्या कहते हैं? तो यह है प्लूरिपोटेंसी। पिछला क्या था, जो प्लांट जो ट्री में बदल जाए वो क्या है, टोटियोपोटेंसी, और जो एनिमल वह प्लूरिपोटेंसी। What is the manipulation of a gene by cutting or joining a segment of DNA to get desired varieties of an organism called? किसी जीव की वांछित किस्में प्राप्त करने के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के एक खंड को काटकर या जोड़कर जीन में हेरफेर करने को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे कहते हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, यानी जीएमओ। इसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, हमारे पास राइस होते हैं, फिर ब्रिंजल आया था एक बहुत फेमस है, बीटी ब्रिंजल, ये बैंगन था एक किस्म का। What are chromosomes that are responsible for characters other than sex called? लिंग के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? वो होते हैं ऑटोसोम्स, यानी अलिंग गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र। What is the pair of chromosomes that determine द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? किसी जीव का लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के जोड़े को क्या कहा जाता है? तो वो है सेक्स क्रोमोसोम, यानी लिंग गुणसूत्र। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू ह्यूमंस हैव एंड व्हाट इज द डिवीजन बिटवीन द ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स? मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं और अलिंग गुणसूत्रों और लिंग गुणसूत्रों के बीच विभाजन क्या है? तो ये हमारे ह्यूमंस में कितने होते हैं? 46 होते हैं टोटल, यानी 23 पेयर्स इन टोटल। उसमें से 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। कितने? कुल 23 जोड़े, 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र हैं और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र है। What are all the genes present in a haploid cell called? एक गुणित कोशिका में मौजूद सभी जीनों को क्या कहा जाता है? तो हैप्लॉइड क्या है? जहाँ क्रोमोसोम सिंगल होंगे, और ये किस में होंगे? हैप्लॉइड सेक्स क्रोमोसोम्स में होंगे। यहीं पे क्रोमोसोम्स अकेले होते हैं
और दूसरे कौन से होते हैं, डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड में क्या होंगे, जहाँ एक साथ 2 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉयड में एक साथ सिंगल क्रोमोसोम। इसी किस में होंगे, बॉडी वाले में होंगे, सोमैटोज। तो उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मिस कर दिया हमने। एक गुणित कोशिका में मौजूद सभी जीनों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हम जीनोम। What are the genes found in the organelles of the cytoplasm called? कोशिका द्रव्य के अंगकों में पाए जाने वाले जीन क्या कहलाते हैं, तो वो हैं प्लाज्मा जेन, यानी प्लाज्मा जीन के नाम से जाने जाते हैं। What is the functional unit of a gene called? जीन का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो वो है सिस्ट्रॉन, यही काम करता है। What is the unit of a gene responsible for mutation called? उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जीन की इकाई को क्या कहा जाता, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं म्यूटन। तो ये म्यूटन, सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन और म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट, और म्यूटॉन क्या है, एमयू, यानी वो यूनिट जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और म्यूटेशन क्या था, सडन चेंज। और वेरिएशन क्या है, वेरिएशन नेचर ने बनाई है ताकि सब यूनिक दिखें, एक जैसे ना दिखें। What is the unit of a gene that takes part in recombination called? पुनर्संयोजन में भाग लेने वाले जीन की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वो है रेकॉन। Who gave the modern definition of a gene and in what year? जीन की आधुनिक परिभाषा किसने और किस वर्ष में दी थी, ये दी थी एस बेंजर ने 1962। What is a gene that exhibits multiple effects called? एक जीन जो कई प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिक, यानी बहुप्रभावी। What is it called when one gene pair hides the effect of another unit? जब एक जीन युग्म दूसरी इकाई के प्रभाव को छिपा देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिस्टेसिस, यानी प्रबलता। What technique is used for the detection of disputed parentage? विवादित पितृत्व का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, यह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखना। यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं कि कौन से पेरेंट्स हैं, नहीं हैं। हु डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? विपरीत अनुलेखन की खोज किसने की, ये की है टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, टेमिन और बाल्टीमोर। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, साइटोलॉजी में मैंने आपको बताया है, कमेंट में बताओ आप। हाँ, और कमेंट में ट्रांसलेशन भी बताना आप, जीन ट्रांसलेशन क्या है। What technology makes targeted drug delivery and gene therapy possible in health sector? कौन सा तकनीक स्वास्थ्य क्षेत्र में लक्षित दवा वितरण और जीन थेरेपी को संभव बनाती है, यह है नैनो टेक्नोलॉजी। व्हाट इज बीटी ब्रिंजल, आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। बीटी बैंगन क्या है, यह है अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल डेवलप्ड टू बी पेस्ट रेसिस्टेंट, ये इसकी क्वालिटी है। बैंगन का एक आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक रूप जिसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए विकसित किया गया है। According to the text, can a functional chromosome be created by joining segments of DNA from different species? पाठ के अनुसार क्या विभिन्न प्रजातियों के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए के खंडों को जोड़कर एक कार्यात्मक गुणसूत्र बनाया जा सकता है? नो, अ फंक्शनल क्रोमोसोम कैनॉट बी क्रिएटेड दिस वे। नहीं, इस तरह से एक कार्यात्मक गुणसूत्र नहीं बनाया जा सकता। और फंक्शनल क्रोमोसोम क्या था, उसे क्या कहते थे, सिस्ट्रॉन।
What is mentioned as a reason for multi-drug resistance in microbial pathogens? माइक्रोबियल रोगजनकों में बहु दवा प्रतिरोध का कारण क्या बताया गया है? यह है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों की आनुवांशिक प्रवृत्ति। यानी अब वो लोग कितने भी एंटीबायोटिक खाएंगे, बहुत सारे एंटीबायोटिक, एक लंबी सी लिस्ट होती है, लैब में आप टेस्ट करवाएंगे तो बहुत सारी दवाइयों के नाम होते हैं उसमें, तो पर्टिकुलर मान लो कि अगर ये 4 दवाइयाँ उससे ऊपर काम नहीं कर रही हैं तब वो खाएगा तो इससे उसकी वो बीमारी ठीक नहीं होगी, उसे कोई और दवाई खानी होगी। यही है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, मतलब उसकी बॉडी ने रेसिस्टेंस डेवलप कर ली है इन ड्रग्स के अगेंस्ट। What is mentioned as a cause for developing multi-drug resistance related to medicine doses? दवा की खुराक से संबंधित बहुदवा प्रतिरोध विकसित होने का क्या कारण बताया गया है? Taking incorrect doses of antibiotics to cure disease. बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की गलत खुराक लेना। इसलिए डॉक्टर जब भी आपको देते हैं तो एंटीबायोटिक्स वो लिखेंगे 5 डेज़ का लिखेंगे, नॉर्मली 5 डेज़ जितनी भी उसकी कोर्स होती है, तो नॉर्मली बुखार की दवाइयाँ आप लेते हैं वो 5 डेज़ का उन्होंने लिखा होता है, कभी 2 टाइम्स कभी 1 टाइम अ डे, क्योंकि बार बार अगर मान लो कि आपको बुखार ठीक हो गया और आपने सोचा है कि हाँ मेरे पास तो 10 गोलियाँ थी, बच जाएंगी तो अगली बार खाऊंगा, और आपने 6 गोलियाँ खा के 4 बचा ली, तो अगली बार खाएंगे ये दवाई कम असर करेगी, कम इम्पैक्ट होगा इसका, और बार बार करने के बाद ये दवाई बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, फिर आपको कोई नई एंटीबायोटिक लेनी होगी। इसलिए कहते हैं एंटीबायोटिक्स में डोज ज़रूरी है कि करेक्ट डोज क्या होना चाहिए। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर बोथ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग? लैंगिक प्रजनन में जनक और संतति दोनों के लिए क्या स्थिर रहता है? बोथ क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट, गुणसूत्र की संख्या और डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए की मात्रा दोनों। व्हाट इज Cas1 प्रोटीन डिस्क्राइब्ड एज इन द टेक्स्ट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो Cas1 प्रोटीन जो है वो किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये है अ मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, लक्षित जीन संपादन में उपयोग की जाने वाली एक आणविक कैंची। What is the process of flow of genetic information from DNA to RNA called? डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए से राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए तक आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही है ट्रांसक्रिप्शन। अब वो कमेंट में आंसर नहीं देना होगा। In eukaryotic cells, where in the cytoplasm are genes found and how are they inherited? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में जीन कहाँ पर पाए जाते हैं और फिर कैसे वंशानुगत होते हैं? They are found in the mitochondria and inherited via egg cytoplasm. वे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और अंडे की कोशिका द्रव्य के माध्यम से वंशानुगत होते हैं। इसीलिए कहते हैं पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो भी लेडीज़ शादी करते थे तो जितने भी पॉसिबल होते थे कि हाँ कोई बीमारी तो नहीं चल रही इस ख़ानदान में, तो उस ख़ानदान में शादी नहीं करते थे, और ये लड़कों के लिए नहीं देखा जाता था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब गलती से सही बात थी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ जितने होंगे वो कौन कैरी करेगी? वो मदर कैरी करेगी। क्यों? क्योंकि एग जो है वही माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए कैरी करके आगे पास ऑन करता है, और एग किस में होगा? वुमेन, फीमेल में होगा। इसलिए जो डिजीज़ कैरियर है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ कैरियर है वो वुमेन है, लेकिन बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा उसके लिए कौन है? तो उसके लिए मेल है जिम्मेदार। तो पहले कहते थे कि लड़की जिम्मेदार है, वहाँ पे लोग पहले के लोग गलत थे, लेकिन बीमारी वाले में सही थे। हाउ कैन द पासिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड बी प्रिवेंटेड? माता पिता से बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संचरण को कैसे रोका जा सकता है? ये कैसे रोक सकते हैं? बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ईदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। अंडे की इन विट्रो निषेचन से पहले
या बाद में माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन थेरेपी द्वारा रोक सकते हैं इसको। हाउ डज अ चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस? एक बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल रोग कैसे विरासत में मिलते हैं? एंटायरली फ्रॉम द फादर एंड फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। ये पूरी तरह से माँ से और पिता से नहीं। वेयर डू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स अकर एंड हाउ आर दे इनहेरिटेड? बाह्य केंद्र की ये जीन कहाँ होते हैं और वे कैसे वंशानुगत होते हैं? दे अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड बाय द फीमेल। वे मादा द्वारा विरासत में मिले माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि जीन्स कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो जीन्स यहाँ होगा और फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी जीन्स होगा, मतलब न्यूक्लियस से बाहर जीन्स कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो जीन्स दो जगह पाए जाते हैं। हु गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? ये किसने दिया है? क्लेटन एंड बोवेरी ने। During which period did Gregor Johann Mendel conduct his experiments on heredity? ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवंशिकता पर अपने प्रयोग किस अवधि के दौरान किए? ये किए हैं 1822 से 1884, 1822 to 1884. In Mendel's monohybrid cross for the trait of height, what were the two contrasting characters used? मेंडल के एकल संकर क्रॉस में ऊंचाई के लक्षण के लिए उपयोग किए गए दो विपरीत गुण क्या थे? वो थे टॉल एंड ड्वार्फ। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। In F2 generation of the monohybrid cross example, what is the percentage of pure tall TT plants? एकल संकर क्रॉस के उदाहरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे TT पौधों का प्रतिशत क्या है? तो वो है 25%। In the F2 generation of the monohybrid cross example, what is the percent of hybrid tall TT plants? एकल संकर क्रॉस के उदाहरण की F2 पीढ़ी में संकर लंबे यानी TT पौधों का प्रतिशत क्या है? तो वो है 50%। In the F2 generation of the monohybrid cross, what is the percentage of pure dwarf TT plants? एकल संकर क्रॉस के उदाहरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध बौने TT पौधों का प्रतिशत क्या है? तो वो है 25%। ये सारे परसेंटेज कैसे निकलेंगे? ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो जो है 3:1 और 1:2:1, ये मोनो का बता रहा हूँ मैं। ये सारे इससे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। जैसे ये 3:1 वाला है तो इसका निकालना होगा तो 3:4। ये क्या हुआ? 75% आ गया। और अगर इस वाले का निकालना है तो कैसे करेंगे? 1/4 × 100 = 25%। What two pairs of contrasting seed characters were used in Mendel's dihybrid cross example? मेंडल के द्विसंकर क्रॉस उदाहरण में बीज के कौन से दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का उपयोग किया गया था? तो वो थे कलर एंड शेप ऑफ द सीड, बीज का रंग और आकार। In the Mendel's dihybrid cross example, what were the phenotypes of the two pure parent plants that were crossed? मेंडल के द्विसंकर क्रॉस उदाहरण में क्रॉस किए गए दो शुद्ध जनक पौधों के प्रकटन क्या थे? तो वो थे, एक पौधा गोल और पीले बीज वाला था और दूसरा झुर्रीदार और हरे बीज वाला। वन प्लांट विद राउंड एंड येलो सीड, अनदर विद रिंकल्ड एंड ग्रीन। In the dihybrid cross example between RRYY parent and a RRYY parent, what is the genotype of the F1 generation? एक RRYY जनक और एक RRYY जनक के बीच द्विसंकर क्रॉस उदाहरण में F1 पीढ़ी का आनुवंशिक संगठन क्या है? तो ये RRYY रहे।
एक बार इसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा। ये टेबल आपको दोनों बुक में अवेलेबल है, यानी एनसीईआरटी में तो देख सकते हो, उसमें समझ कम आएगा, लेकिन आप लूसेंट में देख सकते हो इस टेबल को, और क्राउन में देख सकते हो। वहाँ पे टेबल अच्छे से एक्सप्लेंड है, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा वन लाइनर के थ्रू। हमें क्वेश्चन करा दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन करके आओगे तो सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। On the basis of which crosses did Mendel propose his laws of heredity? मेंडल ने किन क्रॉस के आधार पर अपने आनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किए? तो ये था मोनो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, एकल संकर और द्विसंकर क्रॉस। According to the example given, for the law of paired units, which trait is dominant over the other between tallness and dwarfness? ये मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट में। युग्मित कारक के नियम के लिए दिए गए उदाहरण के अनुसार लंबेपन और बौनेपन के बीच कौन सा लक्षण दूसरे पर प्रभावी है? तो यह है टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉफनेस, लंबापन बौनेपन पर प्रभावी है। और ये क्या होगा? टॉलनेस को क्या कहेंगे? तो फिर डोमिनेंट कहेंगे। डॉफनेस को क्या कहेंगे? रिसेसिव कहेंगे। The law of independent assortment applies to which types of crosses mentioned in the text? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पाठ में उल्लिखित किस प्रकार के क्रॉस पर लागू होता है? तो ये है डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस पर द्विसंकर और त्रिसंकर क्रॉस। What example of a cell type is provided in the text to demonstrate pluripotency? बहुशक्तता को प्रदर्शित करने के लिए पाठ में किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण दिया गया है? यह है स्टेम सेल यानी स्तंभ कोशिका। यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चंस पूरे हो गए, और कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में बताना। और ये बीपीएससी टीआरई के लिए या फिर एसएससी सीजीएल, इन सब के लिए आप रिवाइज़ कर लेना। अगर आप चाहोगे कि हाँ मैं इसे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाऊँ, मैं इस फॉर्मेट में भी बना सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है वन लाइनर में अभी मैं जैसे 75 क्वेश्चन करा पाया ये 37-38 मिनट्स में, वो पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में फिर से।